नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। Q3 नतीजों का सीजन शुरू हो गया है और इस तिमाही में किन कंपनियों के नतीजे कमाल करेंगे और नतीजों के दम पर किन शेयरों में धमाल दिखने वाला है। इस खास शो में हम इसी पर फोकस करेंगे क्योंकि अगले एक महीने तक ताबड़तोड़ कंपनीज के नतीजे आएंगे और आपके लिए कमाई के तमाम मौके भी बनेंगे। उस मौकों की पहचान कराएंगे इस शो में दो एक्सपर्ट के जरिए, और इस शो के जरिए हम आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें नतीजे आने से पहले ही निवेश करके मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं खास शो Q3 नतीजों की तैयारी। शो में हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, इन्वेस्ट शॉपे इंडिया के आशीष कपूर और HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील। आशीष जी और देवर्ष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टिनो स्वदेश पर। और ये खास शो उन दर्शकों के लिए, उन निवेशकों के लिए जो रिजल्ट सीजन पर बहुत पैनी नजर रखते हैं और उसके पहले अपने स्ट्रेटजीज बनाकर कमाई भी करते हैं भरपूर। तो आप उनकी मदद करेंगे और अगले आधे घंटे में हम ऐसे कुछ बजिंग सेक्टर की चर्चा करेंगे जिनका बाजार पर भी अच्छा खासा रसूख है और निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी ये शेयर जरूर होते हैं। तो आशीष जी, शुरुआत कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि वेटेज के लिहाज से भी और हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल की खबरों के लिहाज से भी काफी फोकस में रहा है। अगर हम सेक्टर के हेल्थ की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर तनाव नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी हाल फिलहाल की, जो एनपीएज हैं वो एक दशक के सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं। तो हेल्थ को लेकर टेंशन नहीं है। और एक चीज और अब यहां से होनी जा रही है कि उम्मीदें बढ़ रही है कि अब रेट कट भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ सुधारने में उससे भी मदद मिलेगी। लेकिन ओवरऑल हम चूंकि इस सेक्टर को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग बांट लेते हैं। एक पीएसयू बैंक को अलग कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक को अलग कर लेते हैं और एनबीएफसी को भी अलग कर लेते हैं। आप बताइए आशीष जी कि किस तरह के नंबर्स की आप उम्मीद करके चल रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर हम प्राइवेट खेमे की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कैसे लग रहे हैं आपको इस लेवल पर, और क्या सलाह देंगे अगर आपको कोई और शेयर पसंद आ रहा हो तो। देखो, मेरे मुताबिक अभी जो मूड है मार्केट का वो है टिल्टेड टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत लंबी नजर से देखा जाए तो बहुत अच्छा वैल्यू भी दे रहे हैं। पर अगर आप रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं और अभी इमीडिएटली अगले 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, तो मेरे मुताबिक रुझान पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही रहेगा और यहाँ पे उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं या इमीडिएट कुछ हफ्तों की या कुछ महीनों की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं समझूंगा कि इनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि टर्न अराउंड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हुआ है काफी रियल हुआ है। एनपीएस में बहुत सुधार हुआ है और आगे क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है। कभी भी मेकल बहुत सालों बाद इनकी ये ऐसी पोजीशन आई है जहाँ पे कि इनके एनपीएस को लेके कोई चिंता नहीं है और आगे ग्रोथ भी बहुत बहुत अच्छी दिख रही है। तो उस लिहाज से लार्ज कैप्स में एसबीआई वगैरह बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपने एक कोई स्टॉक चुनना हो तो मेरे मुताबिक पीएनबी है, क्योंकि पीएनबी का जो टर्न अराउंड हुआ है वो बहुत रियल हुआ है, अनबिलीवेबल हुआ है। क्योंकि काफी देर तक बीओबी, कैन बैंक, इन सब में बहुत सुधार आ गया था, बट पीएनबी को लेके मार्केट को अभी भी अप्रीहेंशन थी। मेरे मुताबिक पीएनबी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है पिछले तिमाही में और जो रिजल्ट्स आए हैं उसको लेके मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे मुताबिक एक 110 का टारगेट है जो कि इमीडिएटली आना चाहिए और हो सकता है रिजल्ट्स के तुरंत बाद ही आ जाए। तो पीएनबी को आप बाय कर सकते हैं इमीडिएटली। 10-15% का आपको अपसाइड मिल जाना चाहिए। जहां तक एनबीएफसीज का सवाल है, एनबीएफसीज में थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि जो बहुत बड़ी वाली हैं, चाहे बजाज फाइनेंस मेनली हो, उसको लेकर रेगुलेटर मेरे मुताबिक थोड़ा चिंता जता रहा है, क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा हो गया है और बैंक्स को रेगुलेट करना आरबीआई के लिए बहुत आसान होता है। और जैसे ही साइज किसी एनबीएफसी का बहुत बड़ा हो जाता है तो रेगुलेटर के पास एक चिंता का विषय हो जाता है। तो मेरे मुताबिक बजाज फाइनेंस खास करके एक तरह से एक वॉल आगे आगे उसके आगे है, क्योंकि अब यहाँ से किसी एक टाइम पे बजाज फाइनेंस को बैंक बनना पड़ेगा मेरे मुताबिक।
क्योंकि तभी जाके रेगुलेटर उस पे नजर जो लगाई हुई है वो छोड़ेगा। और जब तक रेगुलेटर की इतनी तेज नजर है तो ग्रोथ थोड़ा मुश्किल है। तो बजाज फाइनेंस आफ्टर मेनी इयर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के बाद उसी स्टेट पे आ गया जहां एचडीएफसी बैंक आया था 2-3 साल पहले। तो मेरे मुताबिक अगले कुछ सालों तक बजाज फाइनेंस मार्केट का फेवरेट रहेगा, बहुत लंबे नजरिए से देखा जाए तब भी ठीक रहेगा और क्वालिटी स्टॉक रहेगा, पर रिटर्न नहीं देगा। तो इसलिए अगर एनबीएफसी में करना है तो मेरे मुताबिक छोटी एनबीएफसी में वैसे ही खतरा हो जाता है। आपको जियो फाइनेंस मेरे मुताबिक ठीक लग रहा है, क्योंकि जियो फाइनेंस में अभी ग्रोथ आने बाकी है और री-रेटिंग इसकी अभी चलेगी। तो इसमें आप 325 का टारगेट लेके इसमें आप चांस ले सकते हैं। इसमें मेरे मुताबिक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। ठीक है, तो 2 शेयर आशीष जी के रडार पर पीएनबी में हम देख रहे हैं कि ₹70 के लेवल से लगातार मूव है और ये आगे कंटिन्यू होगा, भरोसा कायम है इस पर 110 के लक्ष्य के लिए। और जियो फाइनेंस को खरीदना है आपको 325 के लक्ष्य के लिए, ठीक-ठाक टारगेट्स हम कहेंगे। दिवर्ष जी, आपकी नज़र कहाँ पर है बैंकिंग स्पेस में? क्या आपको लगता है कि जो दिग्गज बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर एचडीएफसी, वहां पर मौके हैं या फिर पीएसयूज की तरफ जाएं? एसबीआई चला हुआ शेयर है, वेल प्लेस्ड है। आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है सर इस रिजल्ट सीजन को लेकर और विद इन सेक्टर स्टॉक्स को लेकर? राइट। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मुझे लगता है कि रेपो रेट कट होंगे। तो अभी जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो है उसमें पहले तो निम कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर वो ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है असेट और लायबिलिटी के रीप्राइसिंग में। तो ये जो लोअर इंटरेस्ट रेट की रेजिम है वो क्रेडिट ग्रोथ को हमेशा इम्पीटस देता है। और जो लोअर क्रेडिट ग्रोथ होती है तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, ऑटोमोबाइल है, वो सब सेक्टर में हमें बैंकिंग साइड अच्छी लोन का ग्रोथ दिखने को मिलता है। जैसे एसेट क्वालिटी की बात की तो लार्ज बैंक में वो एकदम हेल्दी रहने की आशाएं हैं। अंडरराइटिंग बहुत सुपीरियर रही है और काफी प्रोविजन के रिजर्व काफी है। तो अभी भी थोड़ा एनपीए हो तो भी कोई बैंकिंग के वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि असर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से दिग्गज बैंक में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये दोनों बड़े बैंक हैं। वहां पे यहाँ से 20 या 25% तक का अपसाइड पूरे साल में 2024 में हमारा टारगेट है। छोटी बैंक की बात करें तो हमारी पसंद फेडरल बैंक पे है। हमें लगता है कि अगर कोई बैंक जो स्ट्रेटेजी अपना रही है कि वहां पे उनकी जो ग्रेन्युलर लोन बुक हो और जिनके पास बहुत अच्छा डिपॉजिट का फ्रेंचाइज हो। फेडरल बैंक का हमें पता है कि जो बाहर से रेमिटेंस आते हैं उसके कारण उनके पास अनपैरेलल डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है और उन्होंने फिनटेक के साथ बहुत अच्छे पार्टनरशिप किए हैं। अभी जो फिनटेक और बड़े बैंक के बीच में जो गैप हो रहा है उसका कोई अगर गैप भरने का काम कर रहा हो तो वो फेडरल बैंक है। हमें लगता है वहां पे भी बहुत अच्छा स्केलेबल प्रॉफिट पूल आ सकता है। तो तीन आईसीआईसीआई और एसबीआई बड़े में और छोटे में फेडरल बैंक हमारी पसंद है बैंकिंग सेक्टर में ये रिजल्ट सीजन में। ठीक है, फेडरल बैंक पसंद है, इसके अलावा दिग्गजों में आईसीआईसीआई बैंक पसंद है, एसबीआई, कैनफिन होम्स को भी आपको अपने रडार पर रखना है, एनबीएफसी को प्ले करना है तो, और पीएसयू बैंकिंग को प्ले करना है तो इस रिजल्ट सीजन में। एक और सेक्टर जो हमारे फोकस पर है और निश्चित तौर पर दर्शक उसके बारे में जानना भी चाहते होंगे, वो है ऑटो कंपनियों का। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हमने तेजी लगातार देखी है और पिछली तिमाही जो बीती है उसमें एक चीज जो रही अच्छी चीज कि फेस्टिव सीजन बीता, दिवाली था, दशहरा था, नवरात्र का सीजन था और फेस्टिव डिमांड बहुत अच्छी निकल के आई हर सेगमेंट के लिए हम कहेंगे। अब चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, इस साल में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो चीज होगी कि शायद अगर कच्चा माल थोड़ा सा महंगा होता है तो मार्जिन को लेकर थोड़ी सी चिंता होगी। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज होगी। आशीष जी, आप बताइए, Q3 के अगर नतीजों की बात करें तो उसके पहले आपको कौन से ऑटो स्टॉक सही लग रहे हैं? हमने रफ्तार तो गजब की देखी है, अगर पिछले साल की बात करें तो टाटा मोटर तो डबल हो गया, 800 रुपए के भाव तक पहुंच गया। आपकी नजर कहां पर है और रिजल्ट को किस तरह से प्ले करें? देखो, ऑटो सेक्टर में काफी तेजी है, इसमें कोई शक नहीं। अभी भी अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जाएं जो मॉडल पॉपुलर हो तो आपको बहुत महीनों की वेटिंग करनी पड़ती है। तो इनकी डिमांड तो बहुत तेज है और बहुत जल्दी ऑफटेक हो रहा है।
और तकरीबन सभी कंपनीज का अच्छा नतीजे आने चाहिए। बट मेरे मुताबिक टाटा मोटर्स जो री-रेट हो रहा है वो अभी भी इसमें डिस्पाइट द रन अप मैं कहूँगा कि अभी भी टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहिए। और इसमें 950 का टारगेट है जो कि एक बहुत शॉर्ट टर्म नज़रिए से मैं कह रहा हूँ कि जो होपफुली रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही हो सकता है अचीव हो जाए। तो टाटा मोटर्स पे मेरी नज़र रहेगी और मैं समझूंगा सबसे बेस्ट पिक इसमें टाटा मोटर्स ही है अभी भी। ठीक है, तो ये आशीष जी के रडार पर ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया है, टाटा मोटर्स ही है और गजब की रफ्तार दिखाई है, लेकिन रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, आगे बढ़ता चलेगा। 950 रुपए के लक्ष्य आपको सुझा रहे हैं आशीष जी टाटा मोटर्स के लिए। इसने चौंकाया है, निफ्टी का इकलौता शेयर था जो कि 2023 में डबल हुआ है और आप जर्नी देखेंगे ना तो कमाल की रही है। मतलब अपने आप को किस तरह से प्लीज किया है, ईवी में लीडरशिप ले ली है कंपनी ने। अगर हम पैसेंजर व्हीकल एज ए होल बात करें तो वहाँ पर लगातार बढ़िया लॉन्चेस किए हैं और उनको काफ़ी अच्छी सक्सेस भी मिली है। तो एक री रेटिंग टर्न अराउंड हमने टाटा मोटर्स में होते हुए देखी है। निश्चित तौर पर ये आपके फोकस में ज़रूर होना चाहिए। देवर्ष, कुछ आप कोई और स्टॉक हाईलाइट करेंगे जहां आपको लगता है कि पोटेंशियल भरपूर है और निश्चित तौर पर उसको अपने फोकस लिस्ट में या फिर पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? हाँ, तो जो 2024 का साल रहेगा उसमें मुझे लगता है कि एंट्री लेवल कार्स पे फोकस होना चाहिए। टू व्हीलर में 125 सीसी से नीचे के टू व्हीलर पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो डिमांड सॉफ्ट रही थी, आगे जाके खास करके रूरल मार्केट में वहां पे वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड और जो नीचे के लेवल के मॉडल्स हैं वहां पे मुझे लगता है कि ग्रोथ आएगी। तो वहां पे हमें लगता है कि मारुति, जो अगर प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें, फोर व्हीलर्स की बात करें, तो मारुति एक ऐसा शेयर है जहां पे हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। उनका काफी बड़ा बैकलॉग है, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, पर अभी भी करीबन 2.5 लाख कार्स का बैकलॉग है। और जो उनका 9 से 10 हजार यूनिट का हर महीने सक्सेस मिला है उनको ग्रांड विटारा में। तो मार्केट में एक डाउट था कि 15 लाख से जो बड़ी प्राइस की सेगमेंट में क्या मारुति के पास कोई राइट टू विन है, तो वो अभी प्रूव हो चुका है कि मारुति की गाड़ियां 15 लाख से ऊपर में भी बिक रही है। तो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखेगा ये क्वार्टर में, और हमें लगता है कि ये डिमांड पिकअप करेगी जैसे जैसे आगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज रूरल इंडिया के लिए कंड्यूसिव रहेगी। मारुति ने आज भी अनाउंस किया है कि गुजरात में करीबन 38,000 करोड़ का वो नया इन्वेस्टमेंट करके जो उनकी कैपेसिटी है इंडिया में वो डबल कर देंगे, 40 लाख तक यूनिट तक पहुंचा देंगे बाय 31। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में लंबे टाइम के लिए मारुति को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये साल का हमारा टारगेट यहाँ से 12,052 रुपए 12,052 का है। तो करीबन 20% का अपसाइड ये साल हमें मारुति में दिखता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। इमीडिएटली अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो 20% के अपसाइड पोटेंशियल इसमें है मारुति के शेयर में। और निश्चित तौर पर देवर्ष सही कह रहे हैं कि एक समय था कि मारुति को लेकर मन में हिचकिचाहट होती थी कि छोटी गाड़ियों तक तो ठीक है, जो एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां वहां तक ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या मारुति के पास वो बुके है, वो गाड़ियां हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगी। ग्रैंड विटारा एक बढ़िया सक्सेस रही है और आगे भी उम्मीद करके चलेंगे कि ये जो सक्सेस स्टोरी है ना मारुति की, वो जारी रहेगी। मारुति के लिए 20% ऊपर के लक्ष्य देवर्ष की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, अगला जो सेक्टर है उसने थोड़ा सा निराश किया है, एफएमसीजी। इंतजार हम लंबे वक्त से कर रहे हैं कि इस सेक्टर में रौनक लौटे। एफएमसीजी यानी कि आईटीसी हो गया, एचयूएल, डाबर, टाटा कंज्यूमर, इन कंपनीज के साथ साथ अगर आप क्यूएसआर स्पेस वाली कंपनीज को भी देखेंगे ना, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाली जो कंपनियां हैं, जुबिलेंट फूड हो गया या सफायर फूड हो गया, उन स्टॉक्स की भी समीक्षा जरा कर लेते हैं और समझते हैं कि नतीजे किस तरह के आने की उम्मीद है और नतीजों से पहले आपकी नजर होनी कहां पर चाहिए। आशीष जी, एक जो चैलेंज रहा वो हमने देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर एक चैलेंजिंग स्थिति बनी रही। बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे उस चीज को लेकर। दूसरी चीज कि अगर हम दो हिस्सों में बांट लें, एक जो अर्बन फोकस्ड कंपनियां हैं जो शहरों पर फोकस करती हैं, दूसरी जो रूरल फोकस करती हैं, तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी कहीं ना कहीं वो रिकवरी जो उम्मीद करके हम चल रहे थे या फिर कंपनियों को भी जो लग रहा था कि ग्रोथ आ जाएगी, वो आई नहीं और ये कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। और ये चीज हमने देखा कि Q3 के जब अपडेट जारी की कंपनीज ने,
तो जहां पर अपडेट्स कमजोर थे वहां पर हमने पिटाई होते हुए देखी भी। डाबर उसका एक उदाहरण भी है। तो आप इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं, एफएमसीजी को, और नतीजों से पहले नजर कहां पर है? आपने क्या स्टडी की है, क्या खरीदे, क्या फोकस में रखे? देखो, मेरे को नहीं लगता कि एफएमसीजी में कोई वरी है। आई डिसएग्री विद दैट। आई थिंक आपको रिलेटिवली कोई मार्केट ने इतना अच्छा कर दिया तो आपको लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर ने कुछ किया नहीं। आईटीसी अभी 5-6 महीने से कुछ नहीं किया, पर उससे पहले 1 साल में डबल हुआ है। उससे पहले एचयूएल काफी अच्छा है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो 2-3 साल पहले से कॉलगेट की ही हम बात करें तो अगर लंबा लेके चलें तो एफएमसीजी ने काफी परफॉर्म किया है पिछले 3-4 साल। लगातार परफॉर्म किया, अलग-अलग स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। बट अगर आप देखें तो पिछले तिमाही में इनकी जो इन्फ्लेशन की भी जो चैलेंज था उसको भी उन्होंने कॉन्कर किया है। चाहे थोड़ा पैकेजिंग का साइज कम करके या जिस भी तरह से करके, आई थिंक द ग्रोथ इज कमिंग बैक इन एफएमसीजी सेक्टर, और मेरे मुताबिक तो ये आउट परफॉर्म करने का पूरे पूरे चांसेस रखता है आगे चल के। तो आईटीसी वगैरह तो डेफिनेटली ठीक है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अभी भी मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं किसी एक और साल आएगा, अगले 2-3 साल में, जहाँ ये फिर से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। बट जो मेरा फेवरेट स्टॉक है इसमें, वो दैट रिमेन्स टाटा कंज्यूमर। बिकॉज मेरे को तो लगता है टाटा कंज्यूमर का जो री रेटिंग है और जो उसका साइज और स्केल है, वो अभी भी पूरा मार्केट डिस्काउंट नहीं किया, और उसमें बहुत ही अच्छी देखें तो पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है मार्केट को भी, और मेरे मुताबिक अगले 3-4 साल में भी आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। बट फिलहाल अभी एक जो टारगेट आता है 6 मंथ्स टू 1 ईयर के टारगेट से, वो आता है 1425 का। तो उस नजरिए से आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, और कभी नीचे स्थानों पे मिले तो बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, टाटा कंज्यूमर कंपनी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही है। पोर्टफोलियो का बड़ा अच्छे से विस्तार किया है और उसका फायदा भी उनको मिला। होल्ड करना है आपको 1425 रुपए के टारगेट के साथ टाटा कंज्यूमर को। टाटा कंज्यूमर थोड़ा हटते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं। देवर्ष, आप जरा राय दीजिए। मैरिको के प्रोडक्ट्स या फिर डाबर के प्रोडक्ट्स ग्रामीण इलाकों में अच्छे खासे बिकते हैं। हालांकि पिछले साल भर की चाल अगर आप देखेंगे तो वही है कि जो आशीष जी कह रहे हैं ना कि बाजार चूंकि इतनी तेज रफ्तार से चला है कि इनकी कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन में छुप सा गया है। आपकी राय क्या है, और एफएमसीजी में आपको क्या सही लग रहा है? नतीजों से पहले क्या खरीदें? तो एफएमसीजी में ओवरऑल हमारा व्यू अंडरवेट रहा है। हम काफी स्टॉक्स हैं जो दिग्गज है, उनके वैल्यूएशन हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने एचयूएल हो गया या ब्रिटानिया हो गया, वहां पे हमारा रिड्यूस रेटिंग है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो जैसे हमने बताया, अभी तक तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है, और रूरल इकोनॉमी में अभी भी हमें आशा है कि आगे जाके ग्रोथ आएगा, अभी तो दिख नहीं रहा है। कमोडिटी प्राइसेस कम होने के कारण थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा था, और अर्निंग्स ग्रोथ भी मॉडरेट ही रही है। और जो कोविड के बाद जो एकदम खास रिकवरी आई थी और उसके वहां जो वैल्यूएशन बढ़ गए थे, वो अभी डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि सेक्टर एज ए होल हमें ओवरवेट नहीं रहना चाहिए। विद इन दी सेक्टर, जैसे आपने बताया, डाबर है, मैरिको है, वहां पे हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ये मिड सिंगल हाई डिजिट में दिखा सकता है। उनके नए नए सेगमेंट में है, जैसे डाबर हेल्थ केयर में अच्छा कर रहा है, प्रीमियमाइजेशन कर रहा है, छोटी प्राइसेस की जो प्रोडक्ट है उनको आगे जाके प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा है, तो वहां से एबिटा मार्जिन में हमें टेलविंड दिख रहा है। इसलिए हमारा डाबर पे एक्यूमुलेट का रेटिंग है 650 का टारगेट है। मैरिको पे भी हमारा लगता है कि हमको लगता है कि मैनेजमेंट ने जो 350 से 400 बेसिस पॉइंट की मार्जिन बढ़ाने की बात की है, वो उसके लिए आगे जाके अच्छे करेंगे। उनका जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर की ब्रांड्स है जो फूड सेगमेंट पे है, वहां पे मेरिको अच्छा कर रहा है, तो 650 के टारगेट से इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो डाबर मेरिको हमारा ऐड है। बाकी एफएमसीजी में ब्रिटानिया, एचयूएल जैसे स्टॉक हमें अभी अवॉइड करने हैं। ठीक है, जो बहुत बड़े नाम हैं उनसे थोड़ी सी दूरी है, लेकिन डाबर और मैरिको ये पसंद है, और ठीक ठाक अपसाइड के टारगेट्स देवर्ष दे रहे हैं एफएमसीजी स्पेस में। एक और सेक्टर जिसमें कि दिग्गज कंपनी रिलायंस का भी नाम आता है,
तो वेटेज के लिहाज से ये बड़ा भी हो जाता है। उसके अलावा भी अच्छी खासी दिग्गज कंपनियां हैं उसमें, ओएनजीसी है, गेल उसमें शामिल है। इसके अलावा जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं वो भी आ जाती हैं, ओएमसीज भी आ जाती हैं। तो एज अ होल हम कहें तो काफ़ी बड़ा ये सेगमेंट बन जाता है। ओएमसीज की जो परफॉर्मेंस रही है वो कमाल की रही है, मतलब बहुत चले हैं शेयर। उम्मीद जितनी भी आप करें उन उम्मीदों से कहीं ज़्यादा रफ्तार हमने देखी है आईयूसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में। गेल को हम स्लो मूवर कहते हैं, गेल का शेयर भी चल रहा है। हालांकि हाल फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर टारगेट्स को थोड़े थोड़े ट्रिम किए गए हैं गेल के। लेकिन इस सेगमेंट की अगर बात करें तो रिफाइनिंग ग्रोथ थोड़ी सी कमज़ोर रहने की आशंका है। बड़े इन्वेंट्री नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। रिलायंस की बात करें तो सपाट रहने की उम्मीद है। और रिलायंस में अगर ऑयल टू केमिकल कारोबार की बात करें तो वहां से बहुत कुछ अच्छी खबरें आने के आसार नहीं है, वो कमज़ोर रहने की ही आशंका है। गेल, जीएसपीएल, इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो एक रेंज में ही रहेगा। तो इस ऐसे में थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है चूज करना और दर्शकों के लिए रणनीति बनाना। आशीष जी, आप मदद कीजिए, आपको ये सेक्टर किस तरह का दिख रहा है, मौके कहां पर हैं, और Q3 के नतीजों से पहले अगर इसमें से 2-3 स्टॉक्स अगर चुन लेने हैं अगर नतीजों का फायदा उठाने के लिए, तो आपके हिसाब से वो कौन से होंगे? देखो, एज ऑलवेज थोड़ा सा आई एम लिटिल मोर बुलिश। आई थिंक आई डोंट एग्री जो आपने बोला है। मेरे मुताबिक ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अच्छी खासी री रेटिंग हो रही है, और मेरे को नहीं लगता है किसी भी हाल में कोई भी स्टॉक इसमें कोई एक्सपेंसिव दिख रहा है आपको। कहाँ से दिख रहा है मेरे को नहीं पता, बिकॉज आईओसी हो या आपका एचपीसीएल, बीपीसीएल हो, सबकी अभी भी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। और जिस तरह से गवर्नमेंट के स्टॉक्स को रीरेट किया जा रहा है मार्केट में, तो इसमें तो मेरे मुताबिक कोई ब्रेनर नो ब्रेनर है, ये तो चलने ही चाहिए आगे। और मेरे मुताबिक अगर स्टॉक्स चुनने हो तो इसमें से, हालांकि सारे जैसे मैंने बोला जनरली अच्छे हैं, बट अगर कोई दो स्टॉक चुनने हो तो ओएनजीसी है विद टारगेट ऑफ 280 एंड एचपीसीएल है विद टारगेट ऑफ 550। और इसके अलावा जो इसका दिग्गज स्टॉक है रिलायंस, वो इटसेल्फ हम बाय की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में दोबारा से मोमेंटम आ रहा है और स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है वैल्यू अनलॉकिंग का। तो इसमें 2900 का टारगेट है, तो आप अभी करंट रेट में बाय भी कर सकते हैं। मेरे मुताबिक तीनों में आप अच्छे रुझान लेना चाहिए। रिजल्ट्स के बाद ही आपको शायद अच्छे रिटर्न्स इन तीनों में मिल जाए। रिलायंस, एचपीसीएल और ओएनजीसी, ये 3 शेयर ऑयल एंड गैस स्पेस में आशीष जी की तरफ से। देवर जी, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी भी कहीं नजर है इस स्पेस में? आपको कहीं मौके दिख रहे हैं नतीजों से पहले? नहीं, मुझे हमें थोड़ी चिंताएं हैं। रिफाइनिंग सेक्टर की बात करें, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की बात करें, तो अभी सेकेंड क्वार्टर में जो डीजल के क्रैक थे उससे करीबन 34% कम क्रैक्स दिसंबर महीने में दिखे हैं। तो ये जो मार्केटिंग की मार्जिन है और ये जो डीजल के क्रैक से रिफाइनिंग की मार्जिन है, इन सब में प्रेशर आएगा। $1 की अगर जीआरएम कम होती है तो करीबन 8 रुपए जितना बीपीसीएल का अर्निंग्स कम होता है, और करीबन 34% जितना क्रैक कम हुआ है। और ये जो स्ट्रॉन्ग मार्जिन है उस पर भी हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिकल ये साल इलेक्शन का, चुनाव का, इलेक्शन का रिजल्ट साल है, इतनी अच्छी मार्केटिंग मार्जिन है तो वो शायद प्रेशर में आ सकती है। गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है अगर कभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हुए तो ये सब सेक्टर में थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। तो पहले हम बहुत बुलिश थे और हमने काफी लंबे समय तक इस पे बाय रखा था, पर अभी हमने बीपीसीएल को डाउनग्रेड किया है। और बाकी जैसे सेक्टर्स में वहां पे अभी हमें ये क्वार्टर में थोड़ा डाउनसाइड लग रहा है। आगे जाके जब वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते बनेंगे, ये सब पॉलिटिकल इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर से अपने इसको रिव्यू करके पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। अभी हमारा एक थोड़ा कॉशियस व्यू है। ठीक है, कॉशियस हैं देवर्ष जी। चलिए, इसी के साथ शो को यहाँ पर समाप्त करने का अब समय हो गया है। आशीष जी और देवर्ष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज इस शो में हमसे जुड़ने के लिए, नतीजों से पहले हमारे दर्शकों की तैयारी करवाने के लिए और अपने बहुत ही क्रूशियल इंसाइट्स शेयर करने के लिए इस शो पर। फिलहाल इस शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए टीवी 9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।